बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। आई होप नाज़रीन आप खैरियत से होंगे। जो हालात हैं, जिस तरीके की सिचुएशंस हैं हमारी स्मोक की, हमारे पाकिस्तान में लाहौर में, तो आपको मैं अगर लाहौर के बारे में आज बताऊं तो आज 784 चल रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, विच इज़ वेरी डेंजरस, इट्स नॉट सेफ़ एट ऑल। और कल की जो बात अगर करूं, कल का जो दिन गुजरा है वो 1100 तक गया है। ओह, इस वक्त लाहौर जो है अगर आप देखें तो जो 17 नवंबर तक है, स्कूल्स भी बच्चों के जितने भी हैं वो ऑफ़ कर दिए गए हैं, छुट्टियां दे दी गई हैं। गवर्नमेंट का कहना ये है कि अगर ये जो मैं किसान की बात करूं, जो फसलें जला रहे होते हैं, आग लगा रहे होते हैं फसलों को, ठीक है ना, ये जितने भी किसान हैं उनकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो ये सरकारी और ये जो निजी दफातर हैं उनका भी 50% हमला जो है वो है, यू नो। तो अब मैं कहना ये चाहूँगी कि हम सबको मिलके थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे ये गंदी गाड़ियाँ, ख़राब बाइकें और गंदी चिंचियाँ, इनको रोड्स पे ना निकालें, ठीक है। अच्छा, अगर मुझे ये लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट की मैं कल बात सुन रही थी कि वो गवर्नमेंट लेवल पे यही बात हो रही है कि अगर सिचुएशन पे काबू नहीं पाया जा सका तो फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ ये अब वेट ना करें, लगा दें। जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। इस सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, इस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। ये टाइम ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट लेवल पे इसको एक्शन लेना चाहिए और मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगा देना चाहिए, ठीक है। और आपकी जो है ना दिमाग में भी एक बात डालने की मैं रोज़ कोशिश करती हूँ, रोज़ बात करती हूँ, मगर आपको समझ नहीं आता कि प्लीज़ मास्क के बगैर ना निकलें, अपने बच्चों को फजूल में लेके ना निकलें, ठीक है। कल मेरी एक दोस्त थी, उसकी बर्थडे थी, उसने बुलाया, मुझे लगा कि शायद घर के अंदर होगी तो मैं फ़राल को लेके चली गई। उन्होंने अपने कार पार्क के अंदर जो है वो स्लाइड्स लगाई हुई थी और बच्चे जो है दूसरे बच्चों को भी बुला के तो बच्चों को स्लाइडें करा। आप यकीन करें, मैं तो फ़ौरन ही मतलब शर्मिंदगी में मैं वहाँ से लेके निकली, झूठ बोल के कि मेरा शूट है ये है। और उसके बाद मैंने घर जाके उसको बताया, मैंने लिटरली बोला कि मैं झूठ बोल के निकली हूँ, मगर मैं उस वक्त क्योंकि तुमसे बहस करती तो मुझे बिठाने की बात करती, मैं निकल गई। मगर ये कि इट्स वेरी डेंजरस। मैं रोज़ सुबह शो पे भी बैठ के अवेयरनेस दे रही हूँ, बता रही हूँ कि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप बच्चों के जो है ना ये फ़न एरियाज़ और पार्कों में लेके जाना या फिर अपने गार्डन वगैरह में इस तरह से जो ये स्लाइड्स लगा के बच्चों की बर्थडे पार्टियाँ करना, ये ना करें। या फिर आपको लगता है कि बच्चों की छुट्टी है तो चलो फ्रेंड्स की कोई जीटी कर देते हैं, गार्डन में खाना कर देते हैं। यार छोटे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक है, उनके लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो उनके लिए अगर ये देखें चीज़ ख़राब हो गई, लंग्स डैमेज हो गए ना छोटी सी एज में, उसको कवर नहीं किया जा सकेगा। हम फिर भी बहुत सी चीज़ों से फ़ाइट कर लेते हैं। हमारी बॉडी जो है किसी इन्फेक्शन से, वायरस से फ़ाइट करने के लिए तैयार होती है, क्योंकि हम थोड़े से बड़े होते हैं। हम भी नहीं कर पाते इन समहाउ किसी सिचुएशन पे, ना कि हम बच्चों को इसका टारगेट बना रहे। मैं राया जब जाती हूँ किसी सामान को लेने के लिए या कभी कुछ जैसे ग्रॉसरी स्टोर में, तो मैं देखती हूँ राया तो ऐसे उन्होंने मीना बाज़ार बना लिए, छोटे छोटे बच्चे लेके तो फिर रहे हैं। भाई हालात नहीं है सही, बहुत गंदी स्मोक है, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? अब इस बात को सीरियस लें ना, ये आपके लंग्स के लिए अच्छी नहीं है। इस पर बात करने के लिए आज मैंने एक और बड़े अच्छे मेहमान हैं जिनको यहाँ पे मधु किया। मैं ख़ास तौर पे उनसे आज जो है ना आपके सामने ये वाली बातें करूँगी कि अगर एक बार लंग्स डैमेज हो जाएं उसका क्या काम होगा पूरे जिस्म में? कुछ भी नहीं होगा। आपने सुना है लंग्स ख़राब हो गए, लंग्स में पानी भर गया, सारा काम फेलियर पे चले जाते हैं, डायलिसिस पे चले जाते हैं, बिल्कुल आप सिचुएशन से ख़राब हो जाते हैं, आप हाथ से निकल जाते हैं। ना कि हम बच्चों को ऐसी सिचुएशन में फेंक रहे हैं। खैर, हम आज आपको डराएंगे भी, हम आपको धमकाएंगे भी और हम आपको अवेयरनेस भी देंगे कि स्मोक से बचना है, और बचना है तो कैसे बचना है। डॉक्टर आसिफ हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ हनीफ साहब हमारे साथ हैं, हमें बताएंगे कि हमने किस तरीके से स्मोक से बचना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या चल सर ये बताएं ज़रा देखने वालों को, जो लोगों को समझ नहीं आ रही ये स्मोक कितनी ख़तरनाक है, ये जो सिचुएशन अभी है लाहौर की और हमारे पाकिस्तान की, कितनी गंदी है ये स्मोक, बताएं ज़रा। देखें, किसी भी चीज़ का हल अगर आपने तलाश करना है ना, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ये इसकी वजह क्या है। तो आपको जैसे पता है कि स्मोक, जैसे आपने तो 1 मिनट के अंदर वो सारी प्रेजेंटेशन दे दी जो मैं पूरी रात तैयार करता रहूँ आपके शो में आने के लिए। तो इतनी कम्प्रीहेंसिवली आपने सारा कुछ बता दिया अपने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। जो समझदार लोग हैं ना वो आपकी ये बातें काफ़ी हैं। अच्छा। जैसे आपने क्रॉप्स का जिक्र कर दिया, एक बड़ा चंक जो उनसा है, जैसे आप देखें तकरीबन
5,000 मिलियन टन क्रॉप्स सिर्फ इंडिया में ही जलाई जाती है। तो उसकी वजह से आपका लाहौर अफेक्ट होता है। डेली देख लें 10,000 डेथ्स वहाँ पे हो जाती हैं। आपने देखा कि आपने हिस्ट्री अगर आप देखते हैं तो आप देखें यूके में 4,000 डेथ्स हो गई थी जब ये स्मोक आया था जी। और अगले कुछ वीक्स के अंदर 8,000 और हो गई थी। तो क्या हम रिपीट करना चाहते हैं लाहौर में और पाकिस्तान में? अल्लाह ना करे इस तरह। और बच्चे आपके बेचारे, कहने का मतलब है कि ये जो स्मोक है ये इतनी डेंजरस है कि इससे डेथ वाकया इजीली हो सकती है। एब्सोल्युटली, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर। इसलिए तो हम यहाँ पे बैठे हैं कि हम जो है, जैसे मुझे तो ऐसे लगता है कोविड वापस आ गया और चूँकि ये कम्युनिकेबल इस तरह नहीं है मैन टू मैन कम्युनिकेट करे, लेकिन चूँकि एक पूरी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गंदी है और उसको अगर आप इनहेल करते हैं, पानी तो हम नेस्ले की बोतल पीते हैं, लेकिन एयर जो है हम बच ही नहीं सकते एयर से। कितनी देर अंदर बैठेंगे, बाहर तो निकलेंगे ना। और सर मैं कल की सिचुएशन बताती हूँ। कल मैं यहाँ पे शो होस्ट करी थी और मेरे इधर पूरे सेट के ऊपर स्मोक थी। ये सबने देखा है, आप लोगों ने देखा है ना कल कितनी स्मोक जी थी। बिल्कुल ऐसे है। मतलब इस जगह, और हम कितने अंदर आके हमारा सेट बना है, कोई हम बाहर की तरफ नहीं है, उसके बावजूद अंदर घुसी पड़ी। ये जो घरों में लोग सुबह उठते के साथ ही खिड़कियां खोल देते हैं फ्रेश एयर के लिए, दरवाजे खोल देते हैं, ये इनको भी समझाएं खुदा के लिए, ये मत खोलें। ये जो आप घर के अंदर ताज़ा हवा ला रहे हैं, ये ताज़ा हवा का झोंका नहीं है, ये फ्रेश एयर नहीं है, ये तो गंदी स्मोक है। सर ये बताइएगा कि लंग्स पे क्या असर करती है जैसी देखिए मैडम, स्मोक अटैक जब ये वाले सारे पर्टिकुलेट मैटर्स वगैरह होते हैं, कार्बन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैसेज हैं। ठीक है। और उसके अलावा गंदी गैसेज हैं, बहुत गंदी गैसेज, क्योंकि अगर ये एक तो हैं गंदी है, दूसरी टॉक्सिक बड़ी हैं। अच्छा। और ना सिर्फ लंग्स के लिए, दूसरी जिस्म के हिस्सों के लिए बड़ी टॉक्सिक हैं। हाँ। जब ये आप इनहेल कर लेते हैं अंदर, तो आपकी जो जाहिर है आपके जो लंग्स होते हैं वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं, बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर्स हैं। उसके अंदर म्यूकस की एक लेयर होती है, वो जाके उसको लग जाती है और वहाँ पे इंटेंस किस्म की सोजन जो उनसे वो डेवलप हो जाती है। सर ये जो हल्की सी यहाँ जलन होना, ठीक है, सांस फूलना, ये भी इसी स्मोक की वजह से हो रहा है लोगों को? इसकी वजह से होता है। और वो जब स्मोक अंदर जाता है तो वो एकदम एक रिएक्शनरी जो है लंग्स होते हैं ना, वो श्रिंक करते हैं। अच्छा। स्पैज़म में चले जाते हैं, जिसको आप वीजिंग कहते हैं, सीटियाँ बोलती हैं सांस के साथ, खांसी आनी शुरू हो जाती है, छाती टाइट होनी फील करने लगता है, स्पेशली इन द इवनिंग आवर्स और एट द पीक आवर्स ऑफ द स्मोक। अच्छा। तो एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि एस्थमास और सीओपीडी जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो कि सिर्फ नोज में ट्रैप हो जाते हैं। ये सर बता रहे हैं कि स्मोक की वजह से सांस की जो बीमारियां जिस्म में पैदा हो जाती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एक तो उन्होंने एस्थमा भी बताया। एस्थमा जी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सीओपीडी है। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी, एस्थमा आप कजन ऑफ सीओपीडी एस्थमा कहते हैं इसे। अच्छा। जैसे जो स्मोकर्स होते हैं ना, हाँ। जो सिगरेट पे फर्ज करें स्मोक बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और आप सिगरेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, शीशा, हुक्का, जिसकी वजह से धुआं अंदर जा रहा है। अच्छा। तो उसकी वजह से परमानेंटली डेवलप्ड एक एस्थमा टाइप कंडीशन हो जाती है जिसको सीओपीडी कहते हैं। और ये रिवर्स नहीं होती, क्योंकि एस्थमा तो रिवर्सिबल है, ये रिड्यूस होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है 100% पेशेंट। अच्छा। लेकिन सीओपीडी परमानेंट है और ये सारी जिंदगी साथ रहेगी। अच्छा। और स्मोक की वजह से सीओपीडी डेवलप हो रही है। और अगर एक स्टेप और आगे चला गया ना पेशेंट, इससे लॉन्ग टर्म हो गया, तो ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे किसी को, ये कैंसर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो एस्थमा, सीओपीडी, कैंसर्स, और फिर एक बीमारी होती है जिसमें आपकी जो एयर सैक्स होती हैं लंग्स के अंदर, वो परमानेंटली बड़ी हो जाती हैं, जिसको ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं, और रेशे की फैक्ट्री लग जाती है। पेशेंट सारा दिन सारी रात खांसता रहता है और खांसी कर करके वो बलगम के इतने बॉल्स जो उनसे ना, आपने देखा होगा पुराने ज़माने में भी इतने एक बॉल रखा होता है, वो खांसी जा रहे हैं और बलगम डाली जा रहे हैं उसके अंदर, और सुबह फेंकते हैं, वो गुलदान छोटा सा होता है जी। और वो सारे जो उनसे ना ये स्मोक से रिलेटेड पहले भी होगी ये वाली सारी चीज़ें। जैसे आपने जिक्र किया कि क्रॉप्स को बर्न करने की वजह से, लकड़ों का वो जो चूल्हा होता है उसकी वजह से, वो जो फूंक मारते हैं वो चूल्हा जलाने के लिए, उसकी वजह से, वो भी तो एक स्मोक रिलेटेड है। ऑलरेडी पहले से सांस का प्रॉब्लम चल रहा है या एस्थमा चल रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं जिनको, या मोटापे की वजह से सांस फूलता है जिनको, वो इस लंग्स की वजह से कितना मुतासर हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा। ये हाई रिस्क ग्रुप है जिसमें वो वाले लोग जो पहले एस्थमा के पेशेंट्स हैं, क्योंकि एस्थमा इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर अनदर अटैक। जिसको एस्थमा है वो रिस्क पे है कि इसको दोबारा एस्थमा होगा, उसको बस एक वो तिली चाहिए, अगर वो लग गई तो एस्थमा का अटैक दोबारा वापस आ जाएगा। जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें ओल्ड एज ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है,
प्रेग्नेंट वेमेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेग्नेंट वेमेन एक सर तो प्रेगनेंसी भी खतरे में होती है बहुत क्या? ज़्यादा। ये देखें आप अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रेगनेंसी है तो उसके साथ सिर्फ माँ अगर अफेक्ट हो जाती है और एस्थमा होता है, माँ को सांस नहीं आ रहा तो उसके खून से जो बच्चे को सांस जा रहा है वो भी नहीं आएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर ये एक प्रोब है, ये इसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, तो ये अगर आप लगाएं तो इसमें आपको ऑक्सीजन लेवल्स आपके पता चल जाते हैं। ऐसे और अगर मदर का ऑक्सीजन लेवल 85-80 पे आ रहा है तो बच्चे का तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि माँ के जरिए तो वो ब्रीदिंग सिस्टम सारा और वो वाला निज़ाम। बच्चा जो अगर फ़र्ज़ करें पैदा होता है तो उस बच्चे को परमानेंट एस्थमा डेवलप हो जाएगा, जो कि अगर कंपेयर किया जाए कि दूसरे बच्चों में जिनके माँ को एस्थमा और बच्चे पैदा होते हैं वो 11 साल की उम्र से पहले पहले ठीक हो जाते हैं। तो ये इट इज़ वेरी डेंजरस। एंड दूसरी थिंग, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूं, रिक्वायर्ड है, उसके बाद हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, एलैबोरेट करेंगे। मैं फिर बता दूं, मैं आपको डरा भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ और आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि इस स्मोक में अपना ख़ास ख्याल रखें और स्पेशली अपने बच्चों का। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। डॉक्टर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट। हम इनसे पूछ रहे हैं कि ये जो स्मोक है हमारे लंग्स के लिए कितनी ख़राब होती है, जो बलगम से जम जाता है सीने में। और एक थेरेपी मैंने देखी थी कहीं, जहाँ पर जो है ना आपको झुका के तो खांसी करवाई जाती है, ज़बरदस्ती पीठ पे मारा जाता है। व्हाट इज़ दिस ऑल? जो मैंने इसको पोस्टरल ड्रेनेज कहते हैं। अच्छा। तो इसमें ये होता है कि जब आप स्मोक से एक्सपोज होते हैं ना तो फिर आपकी, जैसे मैंने बताया कि एक फैक्ट्री लग जाती है बलगम की, वो अब आप जब सीधे खड़े हुए होते हैं तो वो फैक्ट्री जो उनसी है ना, वो बलगम की जो फैक्ट्री लग जाती है जिस्म के अंदर, लंग्स के अंदर, वो अब नीचे की तरफ है। अब आपने इसको ऐसे करना है कि आप जैसे मिसाल के तौर पर जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सजदे की पोजीशन में चले जाते हैं। ठीक है। तो अब ये कितनी कंप्लीट एक्सरसाइज। उससे पहले तो आप वजू करते हैं, जिस पे नाक कान गले की जो सी बीमारी, जैसे नाक में पर्टिकुलर मैटर्स हैं वो निकल जाएंगे, गले में आप गरारा करते हैं, कुल्ली करते हैं, वो गले में इरिटेशन वगैरह वो सेटल डाउन कर जाएगी। और जैसे आपने बताया कि बलगम वगैरह कैसे निकलते हैं, वो सजदे की पोजीशन में जाते हैं, तो सजदे की पोजीशन में जाके खांसी वगैरह ऑटोमेटिकली आनी शुरू होती है। वो पूरे का पूरा जो बलगम जो बेसिस ऑफ द लंग्स में मौजूद होता है वो उस कफ के साथ जो है ना एक्सपेक्ट करता है। तो देखिए अल्लाह ने कैसे प्रोटेक्शंस दी, क्या सिस्टम बनाया है, सब कुछ ऑलरेडी है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अगर ये ना निकले तो, और ये कफ जो है ये ट्रीटमेंट है जिसमें हम खांसियों के शरबत इस्तेमाल कर करके खांसी को रोकी जाते हैं। वो बेसिकली इट शुड नॉट बी डन, ये नहीं करना चाहिए। कफ को इनकरेज करना चाहिए, और अगर किसी को खांसी नहीं आती तो खुद खांसी करे और खांसी करके जितनी बलगम निकाल सकते हैं वो निकाल दें। जैसे ये एक बोतल है, अगर ये आप खड़े हुए हैं तो अब ये पूरा बलगम पड़ा हुआ है, तो जब आप सजदे में जाएंगे तो ये ऐसे होगा और सारी की सारी जो है ना बलगम खांसी के ज़रिए आप मुंह के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया है ना। अच्छा, कुछ ऐसी एहतियात हमें बता दें जो हम स्पेशली करें। निकलना तो पड़ता है, आपको पता है, हमें घर से बाहर भी कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, मगर ये जो स्मोक की वजह से फिर बहुत लंबे अरसे, जैसे 2-3 महीने तक ये जो सिचुएशन पड़ी रहती है, मौसम ऐसी रहता है और घरों के अंदर भी दाखिल हो जाती है स्मोक। जैसे मेरे ऑफिस का मैं आपको कल बताई थी कि हमारे कुछ कवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर यहाँ पे स्मोक आ गई थी। इसमें कितना नुकसान होता है, इसमें क्या करें? क्या हर वक्त ही मास्क पहन कर, घर के अंदर भी मास्क पहन के रखें, ऑफिस के अंदर वाले एटमॉस्फेयर में मास्क पहनना, व्हाट इज़ दिस? मैडम असल में ना ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिकली इसको नहीं कर सकते। आप घर के अंदर हैं अगर आप, तो ठीक है, आप अपना जो क्लोज़ रूम में अगर बैठे हैं तो वो आप उसको क्लोज़ करके रखें, ताकि अब जो कुछ अमीर लोग हैं वो एयर प्यूरीफायर्स लगा लेते हैं। तो हम जैसे हैं, जैसे हम एयर प्यूरीफायर की जगह कुछ पौधे इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि एयर प्यूरीफायर्स होते हैं, जैसे मनी प्लांट्स हैं, सी फूड्स हैं, ये जो है प्लांट्स हैं, और ये एक अरिका के नाम से कोई प्लांट्स आते हैं, फर्न्स हैं। तो ये जैसे आपके शो में भी ये प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ये एयर प्यूरीफायर्स हैं, लेकिन ये बहुत रैपिड एयर प्यूरीफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना कि एयर प्यूरीफायर करता है। मास्क की आपने जैसे बात की, जो हम फेस मास्क आजकल यूज़ कर रहे हैं वो उसकी तो 30% प्रोटेक्शन है, जो कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को जो ऊपर से रोक लेगा, कार्बन पार्टिकल्स वगैरह, लेकिन जो गैसेज हैं जो कि डेंजरस हैं उसका तो ताल्लुक कोई नहीं है। जो छोटे मोटे मास्क हम यूज़ कर रहे हैं। मेरा जो ड्राइवर है ना वो तो कहता है ये जो मास्क वगैरह है इससे मेरा असर नहीं होता, इससे मेरा गला ख़राब हो जाता है। वो जो मोटी चादर होता है वो ऐसे यूँ लपेटता है मुँह के ऊपर, वो कहता है इससे मैं बेहतर हूँ। तो क्या चादर, ये कपड़ा वाला जो मटेरियल होता है, ये बेहतर होता है मास्क वगैरह? जी मैडम, ये क्लोथ मास्क जो यूज़ करते हैं वो भी ऐसी हैं जैसे आप फेस मास्क यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन ये चादर वाला जो जिक्र किया है, ये समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टॉलरेट, क्योंकि मास्क ही टॉलरेट नहीं हो रहा होता, वो 2 रैपर्स ऑफ जो क्लोथ करेगा तो उससे तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक KN95 मास्क मिलता है, सिंपल सा,
मैडम वो मगर है तो जैसे महंगा सर, हर कोई तो नहीं अफोर्ड कर सकता, आपको पता है, ये भी तो है ना। तो मैं 50 रुपए से 100 रुपए के दरमियान आ जाता है। अच्छा, सस्ता हो गया। सस्ते हो गए ना, जब डिमांड बढ़ेगी तो ये आपको पता है फिर 400 रुपए 4000 रुपए का बिकेगा तो इसलिए आजकल तो सस्ता है ये, तो सर ये बड़ा इफेक्टिव है। ये 95 भी तो ये हमारे वो नंबर 2 आ गए थे, आपको याद है, प्लास्टिक की कोटिंग वाले आ गए मैडम वो पहन लें वही, N95। कहीं ना कहीं से तो प्रोटेक्शन होएगी, जो मिलते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा। मेजॉरिटी जो उनसे है ना वो ठीक है। जैसे मैं मेयो में काम करता हूँ, बेशक हमें बड़े ज़बरदस्त मास्क दिए उन्होंने, हमें कभी इस तरह की कंप्लेंट्स नहीं हुई। अच्छा। तो बड़े ज़बरदस्त हैं मास्क, और ये अगर आप पहनते हैं प्रोटेक्शन हो गई, काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन हो जाएगी। लेकिन गैसेज इसमें भी जो है इनहेल हो जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने का एक ही तरीका है कि प्रोडक्शन को कम करें। एक और आपको मैडम बात बताऊं कि कुछ ना स्मोक टावर्स मुख्तलिफ मुल्कों ने वो भी लगाए हैं। तो अच्छा, वो स्मोक क्या? टावर जैसे आपकी ये होती है ना, ये ब्रिक टावर होता है जो कि स्मोक पैदा करने वाली वो चिमनियाँ जी, होती जी, हैं जी, जी, जो जी। भट्टों में इस्तेमाल, भट्टे। इसी तरह का एक टावर बनाते हैं जिसके अंदर ना नेगेटिव प्रेशर सकर होता है एक, अच्छा। जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर लेता है, और इट्स वो नॉट गोइंग आउट, इट्स कमिंग इनसाइड, that is going inside and there is a circulation of the air within the that circuit। उस टावर के अंदर एयर मूव करती है अराउंड, ठीक है। और वो सारी जो उसमें पर्टिकुलर मैटर गैसेस वगैरह होती हैं वो दीवार पे लग जाती हैं, और प्योर एयर जो उनसे ना वो एक्सपैंड कर देते हैं। और ये एक मेगा जो एयर जो स्टेबलाइजर है ना उसके तौर पर काम चाइना में है, इंडिया में है। अच्छा, किन किन ममालिक में? चाइना में हो रही है, और ये इंडिया, चाइना और ये मैक्सिकन्स, ये सारी जो कंट्रीज है, इन्होंने इस स्टेप में, दुबई, उसने इस स्टेप में जो है ना वो कन्वर्ट कर लिया। अब तो बड़े माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त काम इसमें किए जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए। देखें, पैसा तो हमारे पास भी है, लेकिन सही जगह पे लग जाए ना अगर, तो वो कम कीमत पे बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव रिस्पॉन्स आ सकता है। जैसे आप आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं, एक बड़ा सर ये लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रेन जो है वो कितनी कोई करा देंगे, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव, ये बात भी की एक्सपेंसिव जाती बहुत है ना। ये तो उन लोगों की हैं बातें जो कि अपनी पब्लिक है ना जो उनसी, उनको उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो पैसा इम्पोर्टेंट, देखें अगर आप मतलब आप पब्लिक 25 करोड़ अवाम है, अभी 10 लाख का रायवंड में भी इज्तिमा हुआ है, जितने भी मौलवी साहिबान हैं उनको कहें कि आप प्रोडक्शन करें, आप ये जो पब्लिक सेक्टर है इसमें हमारी मदद करें, पब्लिक को अवेयरनेस होएगी, और वो आपकी अगर बाजू बन जाते हैं तो मैडम मैं आपको लिख के देता हूँ, नामुमकिन चीज़ ही कोई नहीं है पाकिस्तान बात सही है सर, इतना चंदा भी मिलता है, और चंदा देने वाले कौन है? आप और मैं। मीडियोकर्स हैं, अमीर और लोग तो कौन देते ही कहाँ नहीं से मिलता है? ना तो जो मीडियोकर्स है ना वो देते हैं चंदा, और वो बाजू बन जाते हैं अवाम के, सही जगह पे पहुंच जाए बस, और वो सही बंदा दिखा दें कि ये बंदा सही है, और वो देखें कैसे अवाम पीछे खड़ी होती है। बड़ी गहराई वाला पॉइंट आपने उठाया। अच्छा, मुझे बताइए कि जो स्मोक है ये बच्चों को क्यों ज्यादा अटैक करती है? ये और बड़ा अच्छा बच्चों के सवाल। लिए मतलब, और बूढ़े भी मैंने देखा है ना, घर में जितने बूढ़े, वो खास के उनकी तो खांसी से डर लगता है भाई। ये बच्चे और बूढ़े ये ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों में क्यों वल्नरेबल होते हैं? मैडम इसका एक तो ये है कि बच्चे हैं ना जो उनसे, ये $1 बिलियन क्वेश्चन, बच्चों को बचा लें प्लीज़, बड़ों को भी बचाएं, लेकिन बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बच्चे जो उनसे ना एक तो बता नहीं सकते, दूसरा मास्क अगर आप बच्चों को N95 पहना देते हैं, और अगर कोई टीचर ज़रा गुस्से वाली हैं तो कोई खबरदार मास्क उतारा दो, और वो N95 या KN95 मास्क जो बच्चों ने पहने वो सफोकेट हो रहा है, और उसका मास्क भी जो उनसे ना उतारने की परमिशन नहीं दी जा रही, तो डेंजरस है समटाइम्स। KN95 बच्चों को नहीं देना, और दूसरे नहीं देना, KN95 नहीं दे सकते, छोटे 12 साल से बच्चों, छोटे काम है, सफोकेट कर जाता है ना। अच्छा। क्योंकि उसकी सील इतनी टाइट होती है कि उसमें ब्रीदिंग, वो उस बंदों को देना है जो कि कम्युनिकेट कर सके सही तरीके से, और अगर कोई उसको ऑब्जेक्ट करता है कि नहीं उतारना तो उसको आंसर बैक कर सके, मुझे सांस खराब हो रहा है, मुझे सांस नहीं आ रहा है, या मैं सफोकेट कर रहा हूँ। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, बच्चे इसलिए ज़्यादा अफेक्ट होते हैं कि उनका रेस्पिरेटरी रेट तेज़ होता है। अच्छा। जब वो रेस्पिरेटरी रेट तेज़ होगा तो इनहेल ज़्यादा करेंगे ऑक्सीजन को और ये एयर को, तो वो पोल्यूटेड है, वो जाके लंग्स को डैमेज करना शुरू कर देगी। लेकिन इंपॉर्टेंट मोस्ट ये है कि आप अब करें क्या, बच्चों को सबसे ज़्यादा एडमिशन्स चिल्ड्रन अस्पताल में इस वक्त बच्चों की है जो कि एस्थमा के साथ और एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के साथ दाखिल हुए हैं। तो मैडम एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मैं एक ख़ास तौर पे लेकर आया था। ये एक इनहेलर है, आगे स्पेसर लगा हुआ है, और ये एक फेस मास्क है आगे। बच्चे तो ये नहीं ले सकते अगर ये फेस मास्क ना लगा हो आगे, तो ये अलग से मिलता है फेस मास्क, इसको आप लगा देते हैं, ठीक है, और इसको करके आप ये बच्चों के मुंह के ऊपर ऐसे रख के इसको ऐसे प्रेस करेंगे और बच्चा इसके अंदर सांस लेगा।
अच्छा, कितनी देर लेनी है? मेरे ख्याल में 5-6 सांस ही काफ़ी हैं। अच्छा, तो जिस तरह ये दवाई जो से इसके अंदर से आके बच्चे के लंग्स के अंदर डिलीवर हो जाएगी, और जैसे ही दवाई इसके अंदर डिलीवर होगी, कम से कम ये इमरजेंसी में भी यूज़ किया जा सकता है, घर में भी यूज़ किया जा सकता है, हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जा सकता है। सर ये आम वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब बच्चों को कोई डेफिनेटली नहीं भी है इस स्मोक की? मैम ये जो मैं लेकर आया हूँ ना, लोग नेबुलाइजर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जी। तो नेबुलाइजर की तो एक तो कीमत बहुत ज़्यादा है, आपको 400 रुपये एक दफ़ा नेबुलाइज करने के लिए। ना तो ये इलेक्ट्रिक का खर्चा, ना नेबुलाइज की कोई मशीन है, ना कोई 20 रुपया पर पफ है ना जोन सा, उस पे आपका बच्चा जोन सा वो प्रोटेक्ट भी होता है, प्रिवेंट भी हो सकता है, और आप घर में इमरजेंसी को भी डील कर सकते हैं। सर कोई नुकसान इसका? कोई नुकसान नहीं है, ये फायदेमंद है। और ये बहुत सारी दवाइयां जोन सी हैं वो खाने से बेहतर है। दवाई तो जाएगी पहले मैदे में। अंदर जो लगानी है, ये आपने क्या लगाई है, मुझे दिखाएं जरा। देखिए मैडम, ये एक मास्क है, ये एक इनहेलर है। अच्छा, और ये इसका एक सर ये ऐसे निकालूं, निकल जाएगी? नहीं, ये निकालने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये इसके अंदर ही है, दवाई अंदर है इसके। अच्छा, इसके अंदर है। हाँ जी। ये अस्थमा में जो दवाई इस्तेमाल होती है वो है? इनहेलर है। अच्छा, इनहेलर है, ठीक है। और ये इसका स्पेसर है। ये इसका स्पेसर, ये आपने कितने की लिए टोटल? ये एक इनहेलर जो है, ये मुख्तलिफ प्राइसेस होते हैं इसके। हाँ। और ये जो सस्ता तरीन इनहेलर्स जो है वो 400 रुपये से लेके तकरीबन 1200 फिर 2000 तक भी आता है, लेकिन ये इसमें पूरे महीने की डोज है। ओके। जबकि आप एक नेबुलाइज करते हैं तो वो 300 से 400 रुपए पर नेबुलाइजेशन यूज होता है, और उसका असर 4 घंटे से 6 घंटे तक रहता है, जबकि अच्छा। इसका असर 18 घंटे तक रहता है। अच्छा, और कुछ और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है? मैडम इनके साइड इफेक्ट छोटे मोटे से साइड इफेक्ट हैं, जैसे अगर आप मुंह में जो है बाज़ फंगस आ जाती है, उसको आप कुलियां करारे करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं कुलियां करारे वैसे ही हो जाते हैं, तो वो सारा जो है फंगस वगैरह साफ हो जाती है। ये तो बड़े यूज करेंगे इस तरह। तो अगर ऐसे ज्यादा हो तो कुल्ली भी कर सकते हैं जी, 5-4 कुलियां और 5-4 गरारे कर लें। अच्छा। और सारा इरिटेशन और जो मुंह में पाउडर वगैरह तो साफ हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं आप। और अगर बच्चे हैं छोटे जो कि इनहेल नहीं कर सकते हैं, जिनको एजुकेट नहीं किया जा सकता, ये मास्क लगा दें और इस तरह प्रेस करके, जैसे मैंने तरीका बताया, एक पफ और एज नीडेड भी आप यूज कर सकते हैं। यानी एक पफ सुबह शाम ले लें, अगर ज्यादा मसला है तो 2 पफ सुबह शाम ले सकते हैं, और बीच में भी यूज किया जा सकता है। बाकी भाई हैं जो बाइक वगैरह पे आते हैं, ये भी कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस इन एस्थमा एंड स्मोक रिलेटेड मगर हमें जब कंडीशंस खांसी हो तब हमने करना है, या फिर उससे पहले भी हम एज प्रिकॉशन? फर्स्ट कफ हुई है ना, इनहेलर स्टार्ट कर दें आप। ओके, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर तो सबको हो रही है, इसका मतलब है स्मोक में वैसे भी कर लें। सर इसका तरीका दोबारा बता दें, इनके ऊपर कैमरा कीजिएगा जी, देखें। ये एक इनहेलर है और ये एक स्पेसर है, इधर एक ओपनिंग है, इसको स्पेसर को आप इसको अंदर डाल सकते हैं, और ये स्पेसर में आ गया। और फिर ये बच्चों के लिए आप ये एक मास्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे उसको एक तरीका होता है उसको फॉलो नहीं कर सकते। करके दिखा दें। तो ये एक मास्क है, तो ये चूंकि बच्चों का मास्क है इसलिए ये मेरे फेस पे फिट इन नहीं होता, बच्चों के फेस पे फिट इन हो जाता है, तो बड़े साइज का ले लें। और ये बच्चों का है, तो ये आप इसको ऐसे लगा के इसको प्रेस करेंगे तो बच्चा खुद ही सांस ले रहा होता है। ओके। तो वो इनहेल कर सकता है इसको। तो ये सारी दुनिया में यूज किया जाता है। और इसी मास्क के साथ 4-5 सेकंड्स जो है वो सांस लेना है। उस 4-5 सांस ले लेगा जब बच्चा, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट काफी, आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप 5 तक काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 उतार लें, उसके बाद 1 मिनट के बाद फिर एक और पफ दे दें। तो ये इट विल रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आएगा। 2 पफ काफी है? 2 पफ काफ़ी हैं, और अगर ज़रूरत पड़े तो आप उसको एक्स्ट्रा यूज़ भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इनहेलर कौन सा। और अगर ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है तो कितने आवरली करना है, कितनी देर के? देखिए, ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होने का मतलब है इमरजेंसी। अच्छा, तो फिर इमरजेंसी है, गो टू द इमरजेंसी एंड कंसल्ट योर डॉक्टर्स। डॉक्टर आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आपने हमें बड़ा अच्छा गाइड किया, दूसरा आपने ये जो टिप बताई है, अभी आई थिंक पूरे पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है, और इट्स वेरी चीप, एवरीबडी कैन बाय फॉर देयर किड्स, फॉर देयर सेल्फ। ट्राई दिस एंड सेव योरसेल्फ। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, मेरे कैमरामैन भाई हैं, वो हमेशा से ना अपनी बेगम से बनवा के लेकर आते हैं आलू पालक और उसके साथ मज़े के पराठे। वो मैंने अभी नोश किए हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हमारे यहाँ पर सिस्टम बड़ा अच्छा है, लेकर एक बंदा आता है, खाने वाले 10 होते हैं। हमेशा ही होता है, कभी मैं ले आऊँ तो मेरे भी खाने वाले 10 होते हैं, और आज इनके साथ भी यही हुआ। वाह, पालक बनाएं, सब्जियाँ बनाएं, खाएँ, ये मौसम है भाई। अच्छा, आगे चलते हैं। ज़बरदस्त किस्म के मेहमान हैं मेरे पास, क्योंकि हम स्मोक के ऊपर बात कर रहे हैं, और स्मोक के हिसाब से डॉक्टर क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या नुस्खे थे, वो तो हमने डॉक्टर आसिफ से ब्रेक से पहले आपकी मुलाकात करा दी, उन्होंने आपको बता भी दिया। अब मेरे पास हैं हकीम अताउर रहमान साहब,
जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उनके पास बड़ी अच्छी हिकमत है, बड़ा टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं। तो वो आज हमें बताएंगे कि हमने स्मोक से कैसे बचना है, जो हर्बल मेडिसिन्स हैं जो घर पे बनाई जा सकती हैं जिससे हमें थोड़ा आराम आ सकता है, वो क्या हैं, जो बच्चों को भी खिला सकें, हम अपने बुज़ुर्गों को भी और ख़ुद भी खा के थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर जो है वो अख्तियार कर सकें। तो आपको सबसे पहले वेलकम कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे है जी? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कहाँ गए हुए थे? मैं उम्र पे गया हूँ। मुबारक हो। खैर हूँ। माशाल्लाह, आप जब मेरे प्रोग्राम में आते हैं जी। तो आप उम्रे से आते हैं। बस ये माशाल्लाह, अल्लाह पाक की खास रहमत है, वो बुलाते हैं हम चले आप जाते मेरे लिए दुआ करके हैं। आए। जी जी, खास सबके लिए दुआ हो जी माशाल्लाह। और भी जो लोग जिनकी ख्वाहिशें हैं अब बहुत तड़प रहे हैं, जाना चाहते हैं, सजदों में हैं, मैं कहती हूँ सबकी दुआएं पूरी हों। आप सबके लिए दुआ करके आया अल्लाह पाक करें सबको प्लीज़। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए जी। आमीन सुम्मा आमीन। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर खैर आगे चलते, ये बताइएगा कि आज आप क्या क्या चीज़ें लेकर आई, जो स्मोक है इसकी वजह से जो हमें नुकसानात हो रहे हैं हमारे लंग्स में, सांस में, गले में बलगम, खांसी, ये सब कुछ, तो इसके लिए हमारे पास हैं आज कोई ऐसे? जी जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। एक पूरा हमने ना एक पूरे दिन का ना एक तरतीब दिया है जिसमें सुबह आपने क्या लेना है, दोपहर में क्या लेना है, शाम में क्या लेना है और रात में क्या लेना है। अच्छा। तो इस सीक्वेंस के साथ आप अपने आप को इस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। Really? और आपको पता है कि इस टाइम स्मोक इतना ख़तरनाक नोयत इख्तियार कर चुका है लाहौर में। मतलब मैं भी अब जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पहुंचा हूँ तो चूँकि हम जिस इन्वायरमेंट से आए थे और जैसे ही यहाँ आए हैं, कब पहुँचे आप? परसों रात को। परसों आए। जी, तो हमारा जो है ना ये फौरी तौर पे जो है ना ये अटैक हुआ गले पे। अच्छा। हाँ, और ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तो ग्रेजुअली पॉइजन में रहे ना, और जो अचानक आते हैं एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजिंग जैसी आई तो उन पे ज़्यादा अटैक होता है। अच्छा। तो ये बच्चों पे और बड़ों पे इसका बहुत ज़्यादा एहतियात भी है और सबसे ज़्यादा अटैक भी उन पे होता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वालिदैन को चाहिए कि शहद, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहार मुँह शहद चाटता है वो पूरा महीना मूज़ी अमराज से बचा रहता है। अच्छा, मूज़ी अमराज क्या है? मूज़ी अमराज यही है, स्मोक, कोरोना, डेंगी, ये सारे मूज़ी अमराज हैं, गंदे वायरस। जी जी बिल्कुल। अच्छा। तो शहद का इस्तेमाल हर घर में आप शहद की बोतल रखें। बच्चे वैसे तो आजकल छुट्टियां हो चुकी हैं लेकिन आप सुबह निहार मुँह गर्म पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच हस्बे ज़ायक़ा या हस्बे ज़रूरत बच्चों को लाजम दें। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, हमारे अच्छा, ये जो शहद देना है, ठीक है, ये रूखा भी ऐसे आपने चाटने की बात की तो बच्चों को ऐसे चटाया जा सकता है, और अगर पानी में घोल के देना हो तो भी? ये स्वाबदीद है, बच्चा किस तरह ले रहा है। अगर आप वैसे ही हाफ टी स्पून देते हैं या 1/4 टीस्पून छोटे बच्चों को देते हैं तो वो भी बहुत बेहतर है। अगर गर्म पानी में मिक्स करके देते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा। हाँ, उसमें ये कि ज़रा सूदिंग इफेक्ट भी होता है और गले में थोड़ी सी जो है ना सुकून भी मिलता है गर्म पानी से। ग्रेट। और उसके बाद? अच्छा, उसके अलावा हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको आजा मैदान में आजा जी, आजा। देखिए, और दूसरा एक और आपने मुझे बताना है, क्योंकि शहद की आपने बात डाल दी, आधी दुनिया तो ये मुझसे बोलेगी कि फैजल शहद का नुस्खा पूछ तो रही है, तो फिर इसकी पहचान भी तो बताए। इसकी पहचान प्लीज़ बताइएगा, जो सही वाला शहद होता है उसकी क्या पहचान है? कुछ लोग कहते हैं कि फ्रिज में रखो तो चीनी नहीं बननी चाहिए। नहीं, मगर उसको पहले फ्रिज में रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मकसद शहद जमता भी है। हमारे यहाँ लोगों के अंदर एक गलत कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जो शहद जम जाता है ना वो शहद 2 नंबर है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, आप अपनी आंखों के सामने उतार के भी शहद को रख लेंगे ना वो जम जाता है। अच्छा। पहली चीज़ तो ये अवामुन्नास में क्लियर होनी चाहिए कि जमना वाला शहद 2 नंबर नहीं होता। हाँ, उसको ये है कि जो जमा हुआ शहद है ना उसको आप गर्म पानी के अंदर उस बोतल को डालेंगे ना दोबारा वो मेल्ट हो जाएगा। अच्छा। क्रिस्टल नहीं बनेगा। अगर किसी के अंदर क्रिस्टल बनेंगे तो इट्स मीन कि वो चीनी का शीरा है। ओके, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहद की सबसे अहम चीज़ निशानी ये है, हमारे यहाँ लोग फार्मी शहद को लाइक करते हैं, बच्चे भी सारे, चूँकि फार्मी। सर एक ब्रेक अर्जेंट ज़रूरी है, उसके बाद ये सारे नुस्खे पूछूंगी, शहद वाली जो बात बता रही थी। ठीक है, ब्रेक। हकीम साहब आते हैं, उसके बाद उनकी सारी दवाइयों पे मेरा अटैक होता है, हमला होता है। सीरियसली पता नहीं क्या क्या खा रही हूँ मैं, कौन कौन सी दवाइयाँ ले रही हूँ, आपको क्या पता, आपको कैसे बताऊँ? शहद। अच्छा, आ जाए जी सर। अच्छा जी, हम जिक्र कर रहे थे कि सुबह निहार मुँह शहद का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। अच्छा, आपने वो ये भी बता दिया असली नकली शहद। जी, उसमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह फार्मी शहद भी ठीक होता है। अच्छा। और जंगली जो है वो वैसे नायाब है, लेकिन ये कि वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। जायका उसका ज़रा कसीला होता है, बच्चे कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन बहुत फ़ायदेमंद चीज़। यहाँ से देखें, एक और मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। अजवा खजूर तो सबको पता है, दिस इज़ अजवा खजूर, माशाल्लाह महंगा भी होता है, अच्छा भी होता है और इफ़ादत भी बहुत ज़्यादा है इसमें। ये अरब के लोग खाते हैं ये वाला खजूर, मोस्टली कावे के अंदर डाल के, देखा है? जी बिल्कुल। ये देखें, गौर से देखें,
और ये थोड़ा सा ज़्यादा नरम, ज़्यादा जूसी और ज़्यादा अंदर से जो है ना वो घुल जाती है, घुल जाता है, इसीलिए इसको कावे के अंदर डाल देते हैं। Absolutely. इसको क्या कहते हैं? सुकरी। सुकरी खजूर है यहाँ। सर अब बताएं दवाइयाँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप पहले भी हमने ना शुगर के पेशेंट में और जिस्म में जो दर्दें होती थी और इम्यून सिस्टम के लिए कहवा बताया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि 1 गिलास पानी में ना 1 चुटकी कलौंजी, ये देखें 1 चुटकी कलौंजी, 1 चुटकी मेथी दाना और रिंग वाली दालचीनी, ये रिंग वाली दालचीनी, इसका 1 पीस डालना है। तो ये आपने सुबह रात को भिगो देना, सुबह छान के भून के पी लेना। इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, लंग्स के मसाइल भी बेहतर होंगे। ये 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ इसमें जो आपने दोपहर के टाइम आप जो है ना, हमारे घर में एक आम रेसिपी है, बच्चों को आप वो कहवा दे सकते हैं। इसके अंदर ये 3-4 चीज़ें हैं प्लीज़। ये देखें जी, ये है सुंड, सूखा अदरक, बिल्कुल चने के बराबर, 1 चने के बराबर ही लेना है। दालचीनी लेनी है थोड़ी सी, सौंफ लेनी है 1/4 चम्मच और 3 अदद मुनक्का डाल लेना बीच में। अच्छा, मुनक्का, ओके, ठीक है, 3 अदद मुनक्का डाल लेना है और 1 इलायची बीच में डाल लेनी है। ये कहवा सारे घर वाले तकरीबन 4-5 कप में बना लें, तो ये पूरे घर वाले दोपहर को जो है ना चाय की जगह ये इस्तेमाल करें। सर इसमें सिर्फ और सिर्फ सूंड कम लेनी है? सूंड चने के बराबर है और ये जो है 1/4 चम्मच सौंफ है, ठीक है। 1-2 दाने इलायची की ले लें और 3 अदद ये ले लें, 3 अदद मुनक्का। मुनक्के, ठीक है। तो ये बेहतरीन चीज़ है, इसमें दालचीनी भी है, ठीक है। ओके सर, इसको अर्क निकालना है पूरा? नहीं, इसका कावा पीना है, थोड़ी चीज़ें डाल के तो कावा बना के, तो उसमें आप शक्कर मिला लें चीनी की जगह। जैसे ये शक्कर है ना, ठीक है, ये 1-1.5 चम्मच शक्कर मिला लें, देसी शक्कर, ओके, तो वो बहुत फायदेमंद चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ें हो गई, इससे आपका GIT सिस्टम, इससे आपकी जिन बच्चों को भूख नहीं लगती या जिन बाज़ का वायरल अटैक होता है तो एपिटाइट कम हो जाती है, वो भी बेहतर होती है। असल चीज़ जो बेहतरीन चीज़, एस्थमा वाले पेशेंट जो बहुत सीवियर कंडीशन में चले जाते हैं स्मोक के बाद, या वो जो लास्ट मिनट जल्दी बताना जी पड़ेगा। एलर्जी जो है उनके, ये 3 चीज़ें हैं। एक अब्रेशम है, एक गाउ ज़ुबान और एक गुले गाउ ज़ुबान। ये अब्रेशम है, ये अंडे की तरह का होता है, इसको हम काट के इसके अंदर एक कीड़ा होता है वो निकाल लेते हैं। 1 अदद अब्रेशम, ये तो रूई लग रही है। हाँ जी, 1/4 चम्मच ये गुले गाउ ज़ुबान और 1/4 चम्मच जो है ना ये गाउ ज़ुबान। इन तीनों को तकरीबन कोई 1.5 कप पानी में पकाएं, पानी 1 कप रह जाए और उसको छान के भून के पी लें। जितनी आपकी लंग्स की ये ब्रोंकाइटिस की इशूज़ हैं, एस्थमेटिक एलर्जी है, ये रिनाइटिस की इशूज़ है, मतलब ये पूरा एंटी एलर्जी का काम करेगा। दुनिया की इतनी बड़ी नेमत है कि आजकल स्मोक का ये कामयाब इलाज है। इसको यूँ खोलते हैं आप प्लीज़, यूँ करें, यूँ, हाँ ठीक है। ये वो है अब्रेशम, मैंने पहली मर्तबा देखी है ये। और रात को खाने के बाद वालिदैन बच्चों को गुड़ का इस्तेमाल करवाएं, देसी गुड़। ठीक है, तमाम बच्चों को 1 पीस इसका, आधा पीस गुड़ का इस्तेमाल करवाएं, तो आप यकीन कीजिए कि ये जो सर मूवी ये तो मर्द वैसे ही बालों के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा है, बच्चियों हाँ। को वैसे ही खिलाने चाहिए। बच्चियां खूबसूरत होती हैं, बात इनकी बिल्कुल से। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और भी नुस्खे हमें यहाँ पर आपने बताने, क्योंकि स्मोक जो है उसका फैलाव बहुत है, उसका प्रेशर बहुत है और आपकी दवाइयाँ हमें उससे ज़्यादा चाहिए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और हमें हकीम साहब बता रहे हैं कि हमने किस तरीके से स्मोक से बचना है और घर में हमारे पास कौन सा ऐसा इलाज है जो एहतियाती तदाबीर के तौर पे हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, एक सिरप आप मुझे बता रहे थे कि वो सबके घर में होना चाहिए इस टाइम पे, ये जो स्मोक की ये सिचुएशन है। आप जब आते के साथ ही आपको आराम मिला, जब आपको अटैक किया स्मोक ने, तो क्या कौन सा सिरप था? मैंने अभी बताया था कि एलर्जीन सिरप है, ये है एलर्जीन सिरप। ये हमारा पाकिस्तान की कंपनी का सिरप है, लेकिन ये चूँकि एक सदका जारिया है, हाँ। और ये तमाम बच्चे जो लोग कावे कुवे बच्चे अगर नहीं पी सकते हैं तो ये सिरप ले लें और 2 टेबलस्पून थोड़े से गर्म पानी में मिला के दिन में 2 से 3 बार लें। अच्छा, और आप इमेजिन करें, ऐसे भी पी सकते हैं जी, वैसे भी पी सकते हैं बड़े लोग, और पानी में मिला के पीने से जरा ये टकोर हो जाता है। अच्छा, टकोर, सूदिंग इफेक्ट ज़्यादा मिलता है। ठीक है जी सर, मैं देख लूँ? जी जी प्लीज़, आप बल्कि पी के देखें इसको। अच्छा, तो इसको 2 चम्मच पीना है बस? जी, 2 चम्मच इसका पिए, जायका भी इसका बहुत डिलीशियस है और बच्चे जो है ना इसको इजीली ले लेते हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह एंटी एलर्जी जितनी भी हमारी है ना प्रॉपर्टीज वो ये रखते हैं माशाल्लाह। ये बड़े भी पी सकते हैं? जी जी, बच्चे बड़े सब। ये मैं समझता हूँ कि इस टाइम स्मोक का ये कामयाब इलाज है। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये एक हमारी वीडियो जो है ना सदका जारिया भी है और लोगों को एक अच्छी बात भी बतानी चाहिए। अच्छा, ये है, इसका नाम भी एलर्जीन है। एलर्जीन है जी, और इसके अंदर सारी वो चीज़ें हैं, ये दालचीनी से लेके जी जी, इसके अज्जा ये देखें ना, आपने देखा है इसमें वो है हलवा
बरगे बनफशा, उनाब, तुखमे कासनी, दालचीनी, गुलमंडी, शातरा और खूब कला। अरे वाह, और ये बड़ी बेहतरीन चीज़ है माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम चाय बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, लोगों को बलगम भी हो रहा है, कोई ऐसा कहवा ज़रूर बता दें कि जो बलगम सीने में जम जाता है खास खास के, उससे आराम रहे। हाँ जी, उसमें जो मैंने ये सूंड वाला कहवा बताया ना आपको, हाँ। ये जो सूंड है, सौंफ है और दालचीनी है, ये बलगम नहीं बनने देता। अच्छा, सूंड का काम है कि आपके अंदर जो एक्सेस बलगम बन रही है वो निकालता भी है, ठीक है। और जितनी बनने का जो अमल है उसको भी स्लो करता है। सर, दो किस्म के बलगम, एक सफ़ेद बलगम बनता है और एक पीला बलगम बन जाता है जो बिल्कुल गाढ़ा सा होता है। वो जो मिस सफ़ेद बलगम बनता है ना, वो बनता है ठंड की वजह से। हाँ, ठीक है, आप बोलते जाएं, बताएं। जी, वो बनता है ठंड की वजह से। ठीक और है। जो पीला बलगम बनता है ना, वो गर्मी की वजह से, मैदे की खराबी की वजह से। अच्छा, तो ठीक है। उसके अंदर जो हमारा कहवा है ना, ये मैंने दोनों में फ़ायदा होगा, क्योंकि इसके अंदर सौंफ भी है और भी कई चीज़ें हैं, ये दोनों में फ़ायदा देगा माशाल्लाह। ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया ना अब्रेशम वाला मामला, आप यकीन कीजिए ये अवामुन नास को लाजमी ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि अब्रेशम 1-2 इसके पीस ले लें, और चौथाई चम्मच गाउज़बान और गुले गाउज़बान, ये इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी नेमत है। ये आप आज से शुरू करें, जिसको अटैक हुआ है स्मोक का, जिसको अस्थमा का अटैक हुआ है, जिसके अंदर ब्रोंकाइटिस के इशूज़ हैं, पहली खुराक में उसका सांस बहाल हो जाएगा। ठीक है सर, ये एलर्जीन वाला जो आपने बताया था, ये तो मैं बता रही हूँ, हाँ, सबको ये करके बच्चों के दिखा रही लिए हूँ। इस तरह गर्म ठीक है, पानी में ना, बच्चों के लिए ऐसे 1 2 इज इनफ। और ये कितनी उम्र के बच्चे, कितनी उम्र के बच्चे? 10 साल से छोटे 1-1 चम्मच टेबल स्पून ले लें 3 टाइम्स, और जो 10 साल से बड़े हैं वो 2-2 टीज। ओके, ठीक है, ऑलराइट। और ये रोज पीना है बस इतना? डेली 2 से 3 बार, और ज़रूरी नहीं कि आपको एलर्जी है या अटैक है तो पिए। हिफ्ज़ मतकद्दुम डेली रात को भी पी सकते हैं आप। ओके, समझ गई मैं। ठीक है भाई, मैं तो एहतियात पे पी रही हूँ, आप लोग भी अपने घर में ये एलर्जी इस तरह की चीज़ें ले आए। अच्छा, ये जो आप खजूर लेकर आए थे, अजवा, और इसके साथ भी कोई चीज़, ये कोई कावा या कोई ऐसी बनानी है? नहीं, अजवा खजूर तो वैसे इम्यूनिटी के लिए आप इस्तेमाल करें, कोई भी खजूर खा लें। अजवा मिलती है, सुकरी मिलती है, सुगई मिलती है, इम्यून पावर के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और इसमें शिफा भी है। आजकल जितनी हमारी देखें, विटामिन सी बहुत कंपलसरी है, विटामिन ई बहुत ज़रूरी है इसमें। इम्यूनिटी आपकी जितनी अच्छी होगी ना, उतनी जल्दी आपको ये बीमारियां असरअंदाज नहीं होंगी। अच्छा, आप मुझे गुड़ के बारे में बता रहे थे, गुड़ का क्या सिस्टम करना है? गुड़ का ये है कि रात को बच्चों को देसी गुड़, ये जैसे गुड़ है ना, ये भी तो बलगम खत्म करता है ना? जी जी, ये तो ये बड़ा अच्छा कमाल की होता। चीज़ है ये गुड़। ये तो खैर बड़ी डली है ना, 4-5 लोग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तो ये रात को जब भी खाना बच्चे खाएं, उसके बाद वालिदैन को चाहिए कि छोटी छोटी सी इसकी डली बना के तमाम बच्चों को दें। ठीक है। तो ये आपकी पूरी बलगम और ये सारे सफाई कर। सर, मैंने तो खाने की टेबल पे ऐसे गुड़ हाँ, रखे हुए, छोटे छोटे उसके पीसेस काट के डब्बे के अंदर जार में। हाँ जी, हाँ जी, तो खा लेते हैं अंदर से खुद ही वो लोग, जितना भी खाना है। 3 कमाल की चीज़। और वैसे भी आजकल मार्केट के अंदर ना छोटे छोटे पीसेस आए हैं। सर, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, उसके बाद दोबारा आते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ जरूरी, अर्जेंट, टेक अ ब्रेक, वी विल बी हियर फॉरएवर। सर, स्मोक के हिसाब से कुछ एहतियात भी बता दीजिए, जो हम मतलब स्मोक का अटैक हम पे हो उससे पहले हम एहतियात कुछ करें। जी, इसमें मेन एहतियात तो ये है कि आप जितना कम से कम हो बाहर निकलें, यानी आप बहुत मजबूरी की हालत में तो आप बाहर जाएं। और दूसरा, मास्क जो है ना, जो N95 वाला मास्क है ना, वो पहन लें ज़्यादातर। दूसरे नंबर पे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा। हाँ, तीसरे नंबर पे आजकल हमारे ना वो काले चने, काले चनों का शोरबों का कसरत से इस्तेमाल करें। अच्छा। वो इम्यूनिटी को भी बेहतर करते हैं और एंटी एलर्जी भी। रेड बीन्स भी ले सकते हैं? जी, रेड बीन भी ले सकते हैं, आपको लोबिया बहुत फ़ायदा देगा इसमें। अच्छा, इसके अलावा जो है ना, आप जो मेन चीज़ है ना उसमें, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, आइसक्रीम है, चावल का कसरत से इस्तेमाल है, और ठंडा पानी। चावल भी नहीं खाएं? चावल जाहिर बात है रेशा बलगम जब बनता है ना, तो फिर उसका अटैक होता है, फ्लू का। इसकी तासीर ठंडी जो होती है इसलिए, सर्द खुश्क होती है, लेकिन कई लोगों का मजाज बलगमी होता है, उन्हें चावल सूट नहीं करते। ठीक। और ठंडा पानी बिल्कुल छोड़ दें। कोशिश करें यखनी का इस्तेमाल करें, सूप का इस्तेमाल सर, ये करें। जो सब्जियां हैं इसमें जैसे खीरा वगैरह, ये सब खा सकते हाँ, हैं? वो ले लें दिन की, जितने भी सलाद है ना, वो बेसिकली दिन की औकात में ले लें, कोई मजाक नहीं। ओके। हाँ, और रात में आपको यखनी टाइप चीज़, शोरबा टाइप चीज़, जैसे पुट के गोश्त का शोरबा है, देसी मुर्गा है उसका शोरबा है, ये यखनी टाइप बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। अच्छा। उससे ये नालियाँ भी साफ़ होंगी और इम्यूनिटी भी बेहतर होगी, और ये बलगम रेशे का अटैक भी नहीं होगा। ओके। और सर, ये जो गरगरारे करते हैं हम लोग, इज़ दैट ओके? अच्छी चीज़ है? जी जी, गगल्स देखें, उसमें नमक डाल के या फिर नमक के डाल लें, डिस्पिन के कर लें, किसी चीज़ के गरारे कर लें, वो आपके जितना भी ये सिस्टम है ना CNS का, ये आपका बेहतर हो जाएगा। ठीक है सर, एक कॉल है महविश जी, अस्सलाम वालेकुम, मुल्तान से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महविश, क्या हाल है? ठीक बाजी, आप सुनाएं? मैं भी ठीक। आपका प्रोग्राम रोज देखती हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपसे बात करूँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप बताइए, कोई मसला है, कोई पूछना है? 2 बेटी हैं, आवाज़ में डिस्टॉर्शन है। आपकी 2 बेटियां? आगे
उनको खांसी बहुत ज़्यादा है, दवाइयाँ भी दी हैं ओके ओके मगर ओके। फ़र्क नहीं पड़ रहा। असल कितने में- साल की बच्ची हैं? पीसीआर से बताइएगा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। कितने साल की बच्ची हैं? नहीं आवाज़ आ रही। छोटी बच्ची हैं। छोटी बच्ची हैं। असल में ना खांसी कई किस्म की होती है, एक प्रोडक्टिव कफ होती है, एक ड्राई कफ होती है, एक एलर्जी कफ होती है। ठीक है। आजकल तो ज़्यादातर एलर्जी कफ है जो क्लाइमेटिक चेंजिंग होती है। तो ये जो सिरप हमने बताया एलर्जीन, ये उन बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है। और एक दवाई हमारी और है वहाँ पे ना, लऊ के कता के नाम से, लौंग के कता। अलसी को अरबी में कता कहते हैं। ठीक है। तो वो आधी चम्मच, जैसे वो लऊ सपिस्तान हम लोग हाँ, पहले हाँ, पीते थे, हाँ, तो लऊ कता और ये शरबत एलर्जीन, ये दोनों मिक्स करके बच्चों को पिलाएं, छोटे बच्चों को, तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ठीक है सर। वो बनश्ते शैतूत जो होता था वो भी जी, वो तुलसिया वगैरह का अमूमन गले के ऊपर इफेक्ट होता है या बनफशे का भी होता है, लेकिन ये जो खांसी बता रही है ना, क्रॉनिक खांसी जो अख्तियार कर गई है, उसको फिर लंग्स के जो है ना एक्सेप्ट से देखा जाता है। अच्छा सर, और दूसरा ये भी बता दें, कुछ लोग जो शुगर के पेशेंट्स हैं, ऑलरेडी उनको अटैक है, क्या वो इस तरह से तूतशिया वाले शरबत हो गए या एलर्जीन हो गए, ये इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा तो उनको कोई टेंशन तो नहीं होगी? नहीं, शुगर के जो पेशेंट है वो जो हमारे मीठे शरबत है उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसमें ये हमने सुन जो लें आप कहवा लोग। बताया ना, जैसे कहवा जी, रेशम है, ठीक जैसे है। दूसरे कहवे हैं, कलौंजी का, दालचीनी का, ये वो कहवे इस्तेमाल वो करेंगे। उसी हाँ, best शुगर है। के पेशेंट के लिए कहवे जो है ना वो बेहतरीन चीज़ है। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई आखिरी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हमें मुंह में ऐसे ही रख के चबाएं तो हमारे बलगम में और गले में जो सोजिश होती है वो भी नॉर्मल रहे, तो उसके लिए भी बता दें कि हम ये सूंठ, सौंफ, अदरक, इसको क्या हम थोड़ा सा पाउडर सफ़ूफ बना के गले में ले सकते हैं, क्योंकि वो आपने एक जो नुस्खा बताया था। जी जी, उसमें ये कि सूंड वगैरह अदरक कसेली होती है, वो ली नहीं जाएगी। वैसे आप सौंफ थोड़ी बहुत जो है ना चू कर सकती हैं, ठीक है। और गुड़ जो है, सौंफ, गुड़ और मिश्री, इसको मिक्स करके ना, हाँ। इसका मिक्सचर एक आप शीशी में जी बना जी लें। शेक बना के ना, तो वो आप अपने टेबल पे रख सकती हैं। बच्चे एज अ स्वीटनर भी ले सकते हैं। और जैसी खांसी हो तो फिर हाँ, इसको- खांसी में भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। अरे वाह, थैंक यू सो मच, Thank बहुत you बहुत जी। शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें और अपने आप को सेफ़ रखें इस स्मोक की जो अटैक हैं, जो गंदे तरीके से ये फैली हुई है और लोगों को बीमार कर रही है। हमने ख़ुद अपने आप को सेफ़ रखना है और ये सारी चीज़ें हर्बल हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। हकीम साहब ने जैसा बताया वैसा इस्तेमाल करके देखिए, बड़ी शिफा होगी। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अभी मेरे पास है डाइटिशियन वर्दा सिकंदर, जो हमें बताएंगी कि जो मुर्गन ग़िज़ाएँ और ये जो देसी घी, तेल, पराठा, हर किस्म के ग़िज़ा हम खा रहे होते हैं, इनमें से कौन सी ऐसी जो ग़िज़ा है हमारे लिए बड़ी बेहतर है और हम खा सकते हैं। आज बड़ी देसी चीज़ों के बारे में मैं पूछूंगी। देखें, डाइट के ऊपर तो मोस्टली हम सब बात कर रहे होते हैं, कोई ना कोई टॉपिक मैंने काफ़ी डिज़ाइन किया हुआ होता है यहाँ पर, जिसमें हमने यहाँ पर डाइट के हवाले से बात किया, वेट लॉस के हवाले से बात किया, कौन सी ग़िज़ाएँ जो हैं इम्यून सिस्टम बढ़ाती हैं, रेगुलर आपकी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस लेकर आती हैं, वो कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ जो हमें खानी चाहिए और जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें तो हम हेल्दी फील करें। ये सारी टॉपिक्स पर बात हो जाए। आज मैंने सिर्फ बात करनी है देसी चीज़ें, देसी मक्खन, देसी घी, देसी मुर्गा, ठीक है, देसी बकरा, और जो देसी चीज़ें हैं, चाहे मकई की रोटी हो गई, साग हो गया क्योंकि मौसम भी अब आगे ऐसे ही है, ठीक है, बातू हो गया और ये मेथी हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो सर्दियों की खाने पीने वाली चीज़ें हैं, चाहे पाए हो गई, निहारियाँ हो गई, हरीसे हो गए, हर इस किस्म की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और ख़ास तौर पे वही बात कहूँगी, वो चीज़ें जो सिर्फ देसी हैं वो कितनी फ़ायदेमंद हैं, खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, और हमारी जिस्म में आके क्या काम करती हैं। ठीक है, कहीं ये तो नहीं कि हम वो खाते जाएं, हमें कहा जा रहा है कि भाई खाएं और उसके बाद हम फूल के एक गुब्बारे की तरह उड़ें और उड़ के बस फुर्र निकल जाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो हकीकत है वो हम आपको पूछ के बताएंगे। यहाँ पे वर्दा सिकंदर से। कैसी है जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड। आप बताएं, आप कैसी हैं? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आज का टॉपिक बड़ा डिफरेंट है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बताइए कि जो देसी चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं ये देसी घी, देसी मक्खन, सबसे पहले हम शुरू करते हैं देसी घी से। बिल्कुल। देसी घी का जो इस्तेमाल है हम अगर अपने खानों में करें, हम अपने सारे पकवान में करें, देसी घी का पराठा, देसी घी की रोटी में ऊपर लगा लिया, और देसी घी से हमने ब्रेड तल ली, अंडे तल लिए, जो कुछ भी नाश्ते से लेके रात के खाने तक, तो वो कितना फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह है? अच्छा, सबसे पहले मैं देसी घी के फ़वाइद या किसी चीज़ के फ़वाइद से पहले एक स्टेटमेंट हम हमेशा बोलते हैं, मॉडरेशन इज़ की।
सबसे पहले जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है, चाहे उस चीज़ के फ़वाइद हैं, नुकसानात हैं, उसको हमने एक लिमिट में और नॉर्मल मिकदार में इस्तेमाल करना है, तभी वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर फ़ायदों की बात करती चलूँ तो बड़े ज़बरदस्त देसी घी के फ़ायदे हैं, ना सिर्फ हमारी वेट लॉस में बल्कि वेट गेन में भी देसी घी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देसी घी के अंदर मौजूद बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स, ये भी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके साथ साथ देसी घी की सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे अंदर जो हेल्दी कोलेस्ट्रोल है, गुड फैट जिसे हम कहते हैं HDL, उसको बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रोल को नीचे करता है। और उसके साथ आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला है हम सबकी कुव्वत मुदाफ़ियत का, इसके अंदर एक मौजूद होता है बुटायरिक एसिड, जो कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को बहुत ज़्यादा बेहतर करने में हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो लोग जिनकी सर्जरीज हुई हुई हैं और उनके इन्फेक्शंस ठीक नहीं हो रहे या जिसम में किसी और वजह से इन्फ्लेमेशन हुई है, उसमें हेल्प करता है। हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अंदर मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारे दिमाग की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तो देसी घी के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन इसकी ठीक मिकदार लेना हमारे लिए बहुत अहम है। अब होता क्या है कि मोस्टली जिस चीज़ के हमें फ़ायदे पता लगते हैं ना, सुबह नाश्ते में भी ये ले लो, दोपहर में भी ले लो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ भी हमने एक लिमिट तक लेनी है। अगर अच्छी चीज़ भी ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो हमें नुकसान पहुँचाने लग जाएगी। तो क्या कर सकते हैं हम, 1 टेबल स्पून देसी घी का हमने पूरे दिन में लेना है। तो अगर आप रोटी ले रहे हैं तो और कोशिश करें कि देसी घी आप इस्तेमाल करें। हाँ, ये देसी घी की क्वालिटी है कि इसका जो स्मोक रेडिएटेंट पॉइंट होता है वो ठीक होता है, कि अगर आप इसे कुक भी कर रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा मुफीद ये तब होता है, पराठा बना के खाया जा सकता है। हाँ, पराठा बना के खाया जा सकता है। अच्छा। लेकिन कोशिश करनी है कि जब पराठा बिल्कुल पकने लगे तब आप ऊपर डालें। जी, आपकी बात हाँ, बिल्कुल तो दुरुस्त है, हाँ इसलिए जी। मैंने सवाल किया था ताकि ये एलेबोरेशन हो सके लोगों को, क्योंकि जो लोग पराठे को उस तरह सेक के दबा के खा रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। देसी घी को अगर अपने फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे वर्दा की बात बिल्कुल ठीक है। या तो सादी रोटी बना के 1 चम्मच उसको तवे से उतार के 1 चम्मच उसके ऊपर रख के तो उसको फोल्ड कर दें, उसके बाद वो रोटी इस्तेमाल करें एज़ पराठा। वरना अगर पराठे के तौर पे इस्तेमाल करें तो उसको फिर जब वो पराठा बन जाए तो ऊपर रख के तो बस उसको जो है ना निकाल दें। ऐसे बिल्कुल। उसको कोई इतना सेक के देसी घी की सलाम दुआ नहीं करनी है, देसी घी को पेट में डाल के फ़ायदा है। अच्छा, इसको मेरे प्रोग्राम में एक बहुत फेमस डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट, उन्होंने आके कहा कि ये जो है सैचुरेटेड फैट होता है, इट्स नॉट फॉर हेल्थ। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी? ये सैचुरेटेड फैट क्या होता है ये भी बता दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास ना 2 तरह के फैट्स होते हैं, एक होता है अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट जिसको हम कहते हैं गुड फैट, ये हमारे गुड कोलेस्ट्रोल HDL को बेहतर करता है। सैचुरेटेड फैट वो होता है जो कि हमारे LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को इंक्रीज करता है, जो कि बैड फैट होता है। देसी घी जो है ये अनसैचुरेटेड फैट है और ये हमारे गुड कोलेस्ट्रोल को बेहतर करता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाएगा या इसको हीट रेजिस्टेंट हम बहुत ज़्यादा करेंगे, हाँ बिल्कुल, तब जो है ये हमारे दिल के अमराज भी कॉज कर सकता है, जिगर के गिर्द जो है वो झिल्ली भी बना सकता है, फैटी लिवर, उन सारी चीज़ों की तरफ भी ले जा सकता है। तो इस वजह से मेक श्योर करें ये एक गुड फैट है, लेकिन इसकी क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखा जाए। और उसके साथ साथ ये भी चीज़ देखें कि आप इसको किस सोर्स से ले रहे हैं, कि वो जो सोर्स आपने लिया है, जैसे घर में अगर आप देसी घी बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है, आप अपनी भलाई घर की जो है उसको इकट्ठा करें और घर में अच्छे तरीके से अगर देसी, लेकिन अगर आपको किसी ऐसे सोर्स से पता है कि जो वाकई ओरिजिनल देसी घी है या नहीं है, उस सोर्स से इस्तेमाल करेंगे तो ये सुनिएगा जी। अब इसको रोटी पे मेरी का 1 चम्मच खाने से तुम्हारा वजन बढ़ना बंद, ना सिर्फ ये बल्कि जो पहले से जमी हुई चर्बी है वो भी पिघलने लग जाएगी। अब इसको रोटी पे लगाओ, सालन में डालो या जो भी करो, लेकिन 1 चम्मच रोजाना इस घी का तुम्हारे अंदर चला जाना चाहिए, मुझे नहीं पता। तो अभी अब मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो लोग इस तरह की बात करके, और ये शी इज़ हरसेल्फ आई थिंक अ डॉक्टर, तो उनका बनता है कि वो डॉक्टर बन के एक टिकटॉक और सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड कर रही हैं और ये कह रही हैं कि देसी घी का रोज़ 1 चम्मच आपके पेट में, मुझे नहीं पता, आपके पेट में चले जाना चाहिए। मतलब किस तरीके की जहालत है। और वो इसके साथ कह रही हैं गारंटी के साथ कि इससे वेट कम होता है, इससे वेट लॉस होता है। आप देखें, ये जो खातून इस तरह की बात कर रही हैं, पूरी दुनिया लग जाएगी इस चक्कर में। हाँ जी, वेट लॉस के चक्कर में रोज सुबह उठते के साथ ही 1 चम्मच देसी घी ऐसे यूं ऐसे खाएगी या वैसे खाएगी या जैसे भी खाएगी।
किस जगह लिखा है कि देसी घी खाने से वेट लॉस होता है? आप बता दें। अच्छा देखिए, देसी घी जो है ये वेट एंटी इन्फ्लेमेटरी ज़रूर है। पहले देखना चाहिए कि अगर आपका वज़न जो है सोजिश की सूरत में बढ़ा हुआ है, या आपके वज़न जो है उसमें जैसे पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के बाद वाला वेट होता है, उसमें बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी, उस सूरत में देसी घी आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित है वजन कम करने में। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे एक चम्मच डेली बेसिस में किसी भी तरीके से आपके पेट में जाना चाहिए, और यकीन कीजिए पूरी दुनिया लग जाएगी, कोलेस्ट्रॉल की पेशेंट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है, मोटापा उनको अच्छी। यार एक चम्मच चलो हम नॉर्मली इस तरीके से वैसे कहीं किसी चीज़ में खा ही लेते हैं, मगर ये जो देसी घी है ना, चलो ठीक है वो इस्तेमाल कर लें, मगर ये मिथ मैं आपको बता रही हूँ कि इससे वजन कम होता है, इस चीज़ के ऊपर चक्कर में जाके देसी घी नहीं खाना है आपने। हाँ, ये दूसरे आप तेल और दूसरे घी इस्तेमाल कर रहे हैं बाजारी, उसकी जगह आप देसी घी इस्तेमाल कर लें। हाँ, उसकी रोटी मगर ये बात गलत है कि आप ये रोज खाएं आपका वजन कम हो जाएगा, ये तो गलत है यार। डेली बेसिस पे अगर एक खाली डेली आप एक चम्मच लें और वो डेली आप अपने मुंह में डाल रहे हैं, तो उसके बाद आपकी जो फैली बॉडी होगी उसके जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगे, आपने अपने हाथ से डाला है। इसीलिए सोशल मीडिया पे हर चीज देख के उसके ऊपर फॉलो नहीं करना है, वो भी करना है जो यार गूगल का AI का दौर है यार, निकालें गूगल कर लें, खुद पता कर लें कि आप क्या मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली ये रोज खाने से क्या ये होगा। चीज बहुत जरूरी है कि आजकल डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स कोई भी उठ के जो है वो न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशंस जो है वो दे रहा है। देखो ये एक बहुत गलत चीज है। आप कोशिश करें, अगर आपने फॉलो करना है न्यूट्रिशनल टॉपिक, तो आप किसी न्यूट्रिशन एक्सपर्ट को देखें जिसने पढ़ा हो। बिल्कुल हाँ, अगर आपने फैशन डिजाइनिंग या मुख्तलिफ हर शोबे में हर किसी की महारत मुख्तलिफ है, तो उसमें जाके फॉलो करें। और एक और आजकल बहुत ज्यादा टेक्निक चली हुई है वेट लॉस में, हर बंदा इसको बड़ा प्रमोट कर रहा है, मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है। एक कप कॉफी का लेना है, उसके अंदर एक लीमू निचोड़ना है और एक देसी घी का चम्मच डालना है, और इसको निहार मून पीना है, और उससे आपका वजन कम हो जाएगा। यार मैं तो कहती हूँ वो जब कॉफ़ी है ना, उसको पानी में डालने के बजाय उसमें ये देसी घी डालने के बजाय सादी कॉफ़ी लो, ठीक है, देसी घी में उसके पकौड़े तल लो। एक कॉल है, पर्दा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है जी? कौन है? किरण जी जी किरण कहाँ से? किरण तुसी मेरे नाल गल करो। किरण भी देसी घी के पकोड़े खा रही हैं। मुझे लगता है किरण क्या कहाँ से बात कर रही हो? मैं इधर मैं भी इधर से बात कर रही हूँ। किधर से मेरी बच्ची, किधर से गुड़िया? वॉल्यूम टीवी का यार पीसीआर जब कॉल अटेंड करे तो प्लीज़ बता दिया करें कि पीछे से जो है ना वॉल्यूम बंद करवा दिया कीजिए, और रीज़न भी पहले पूछ लिया कीजिए। अच्छा चलें, सो सॉरी किरण, आपकी कॉल, एक तो जो भी मुझे कॉल करे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करे फिर मुझसे बात करें, मैं मसले पे बात ही नहीं कर सकती इस तरह। अच्छा ये तो देसी घी हो गया, ठीक है। मैं तो खैर देसी घी जो है ना उसमें मेथी, मेथड़ा और बादाम साड़ के ना कभी कभी फराल के सर पे, अपने सर पे लगाती भी हूँ, वेरी बेनिफिशियल फॉर हेयर्स, वेरी बड़ा बेनिफिशियल मजबूत फॉर सर भी बड़ा मुझे मजबूत लगता है। और आपको पता है ताकत जो आती है देसी घी है ना, इसकी जो नेचर है ये आपके दिमाग और आपकी बॉडी को हीट अप नहीं होने देती। ये बहुत जबरदस्त फायदा है कि अगर आप इसको एज ए मॉइस्चराइजर आप बालों में लगाते हैं तो एक बड़ा अच्छा मॉइस्चराइजर भी है, और न्यूट्रिएंट्स एंड रिच मॉइस्चराइजर है। अच्छा इसमें बादाम साड़ के जरा एक बार बनाइएगा, फिर जरा उसकी ताकत देखेगा। अच्छा दूसरा मैं आपको बोली थी कि हम आएंगे अब मक्खन की तरफ, ठीक है, कि देसी मक्खन एग्जैक्टली जो हम खाते हैं उसके क्या फ़वाइद है, कौन से नुकसान हैं, ठीक है, मगर एक ब्रेक के बाद। वर्दा सिकंदर हमारे साथ मौजूद है, डाइटिशियन है, और हमें बता रही है कि देसी चीज़ों की क्या फ़वाइद हैं और क्या नुकसान हैं हमारे जिस्म में। मुझे बताइएगा देसी मक्खन जो होता है उसके क्या फ़वाइद होते हैं? अच्छा, देसी मक्खन जो है सबसे अच्छी बात क्या है कि इसके अंदर विटामिन ए और विटामिन डी की अच्छी मिकदार मौजूद होती है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि बटर के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि हमारे अंदर जितना स्ट्रेस लेवल है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, उसको कम करता है, जिससे हमारे अंदर कैंसर और इस तरह की बीमारियां जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होती हैं वो उनके चांस बहुत कम हो जाता है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करती है। बिल्कुल, ये कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके साथ साथ एक और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बटर के अंदर एलिमेंट है वो ये
कि ये एंटी फंगल इन्फेक्शंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपको फंगल कोई भी इन्फेक्शन है तो उसके ऊपर अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑइंटमेंट। मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है रात की बची हुई रोटी, उसके ऊपर मक्खन डाल के, तो देसी शक्कर जो होता है ना वो डाल के तो बड़े मजे से खा लेती है। बेस्ट कॉम्बो। हाँ। अच्छा, अब जैसे एक चीज़ थोड़ी सी हम मक्खन में आजकल जो चीज़ ख़राब कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग अपने बच्चों को मक्खन दे रहे हैं लेकिन वो गलत किस्म का मक्खन है, जो कि हम कहते हैं सॉल्टेड बटर है या फिर मार्जरीन है या फिर ऐसा बटर जो कि मुख्तलिफ डिफरेंट ब्रांड्स का मार्केट में बहुत, वो बटर की ये अफादियत नहीं है। मेरे घर में तो हाँ, बैन है। हाँ, बस वो बिल्कुल बैन होना चाहिए। वो वाला बटर आप इस्तेमाल करें तो जो मैंने पहले फ़वाइद बताए उनके ये बिल्कुल फ़वाइद नहीं, बल्कि मार्जरीन तो आपको डिफरेंट कोलेस्ट्रोल प्रॉब्लम, इस तरह के इश्यूज़, तो कोशिश करें नेचुरल बटर उसका इस्तेमाल किया जाए। वो लोग जो कि हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनका कोई हार्ट का स्टंट वगैरह डला हुआ है, और उसके अलावा जिनको फैटी लिवर है, वो लोग थोड़ा सा बटर का इस्तेमाल परहेज़ करें। बाकी कोशिश करें कि अपनी रूटीन देसी शक्कर के बारे में भी बता दीजिए, जो देसी शक्कर है उसके बारे में भी बताइएगा। देसी शक्कर जो है इसके भी बड़े ज़बरदस्त, आजकल तो ये फसल भी है ना वो गन्ने की, हाँ, अब तो ताज़ा वाला आएगा। तो बेलची हर तरफ गाँवों में तो फसलों के साथ ये खूबसूरत ट्रेडिशन पहली फसल जो कट के जो उसका शक्कर सारा कुछ, शक्कर गुड़। अच्छा, गुड़ और शक्कर जो है ये दोनों चीज़ें क्या हमारी गट के लिए बहुत अच्छी हैं। इसके अंदर फाइबर मौजूद है, हमारी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा। तो अगर वो लोग जिनको खाने के फ़ौरन बाद मीठे की क्रेविंग होती है या कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा है, तो बेहतरीन ऑप्शन है कि वो गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक नॉर्मल इंसान चाय के अंदर भी गुड़ और शक्कर का इस्तेमाल कर सकता है। या आपका वेट बहुत ज़्यादा, हाँ, देसी मुर्गे के बारे में भी बता दी। मैंने कहा इससे पहले कि टाइम खत्म हुई सारी चीज़ें पूछ लूँ। अच्छा, देसी मुर्गा और आम मुर्गा। देसी मुर्गे की ज़बरदस्त बात यह है कि एक तो वो लीन प्रोटीन है, ऐसा प्रोटीन है जो आपका वज़न नहीं बढ़ाएगा, वज़न भी नहीं बढ़ाएगा, और उसके साथ साथ दूसरा उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्सेस की बड़ी अच्छी तादाद मौजूद है। हर टाइम ख़वातीन के मसले, पट्ठों के, टांगों में दर्द रहती है, B6, B9, 12 बहुत अच्छा मौजूद है। हाँ जी, उसके साथ साथ ख़वातीन देसी मुर्गा की पहचान देख लें अच्छी तरीके से, ख़ास तौर पे जो असील वाले मुर्गे ना वो कोशिश किया करें सही असील वाले मुर्गे लें, क्योंकि वो गलने में भी ईजी होते हैं, और देसी मुर्गी नहीं। और यहाँ तक कि जो आजकल हम डिफरेंट कोलेजन के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं अपने जॉइंट्स के लिए, अगर आप जो हमारे पास ये देसी मुर्गी हैं, इनके आप जो पाँव हैं, इनके अंदर कोलेजन की इतनी अच्छी तादाद मौजूद है। अक्सर लोग इसको सालन में इस्तेमाल करते हैं। कोलेजन की तादाद बहुत अच्छी। पोस्ट पार्टम टाइम, जिस टाइम ऑब्वियसली पेल्विस स्पेसिंग, थोड़ा सा अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो फीमेल्स की हड्डियों पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट आ जाता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हैं। छोटी सी रेसिपी वो मैं इस तरह से शेयर करना चाह रही थी। देसी मुर्गे की एक ऐसी रेसिपी जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा खाई और मुझे इतनी ताकत आई है खा के, तो मैं पिछले 1.5 हफ्ते से खा रही हूँ। हमारे एक जानने वाले मलिक भाई मेरे लिए बना कर लेकर आए उसकी रेसिपी, पे मैंने ख़ास उनसे पूछी और मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। मैं आपको बताती हूँ, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मसाले में जिस तरीके से भी प्याज को हटा के अच्छे, और क्या कहते हैं, टमाटर नहीं डालना, मसाले को अच्छी तरीके से भून लीजिए, और भूनने के बाद आप उसमें जो है ना देसी मुर्गा डाल के उसको भी अच्छी तरीके से भून लीजिए, मगर डालना आपने सिर्फ देसी घी है, उसके अलावा कोई और ऐड नहीं करेंगे। सपोज़ अगर आपकी एक मुर्गा है आपका, तो उस पूरे एक मुर्गे में आधा किलो से ज़्यादा आपका देसी घी जो है वो ऐड होगा उसके अंदर। उसके बाद आपने रात को बादाम सोख कर देने, और बादाम कितने को सोख करेंगे आप समझे, आधा किलो बादाम आपने सोख किए, और उसके बाद आपने उसको ग्राइंडर में अच्छी तरीके से सुबह ग्राइंड कर लिया, बिल्कुल पीस लिया। और जो बड़ी वाली साबुत लाल मिर्च होती है ना, उसको तोड़ के उसके जो दाने, वो दाने आपने उस सालन में डालने। लाल मिर्च का कोई इस्तेमाल नहीं करना, हरी मिर्च भी कोई इस्तेमाल नहीं करनी, सिवाय काली मिर्च और वो गोल साबुत लाल मिर्च, वो डाल के आपने उसको फिर अच्छी तरीके से सारा जो बादाम पीसा है वो भी डाल दिया, और उसको ढक्कन ढाक के, जैसे हम लोग कपड़ा डालते हैं फिर ढक्कन ढाकते हैं, ढक्कन ढाक के उसके ऊपर वज़न रख के उसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देना। एंड में आपने अगर नीचे जैसे कोई लकड़ी की आग पे पका रहे हैं तो उसकी तो सौंदाहट, उसकी खुशबू कुछ और होगी, अगर नहीं है तो फिर आप कोयले की धुनी अंदर रख दें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसको फ्रीज़ कर करके ना पूरा हफ्ता 1.5 हफ्ता खाया। इतनी ताकत वाला सालन, इसको कहते हैं बादामों की यखनी वाला सालन। ये आप बनाएं इस पूरी सर्दियाँ, और मुझे आप फराल को आप सिर्फ दुआएं देंगे। एक तो खाने में इतना अच्छा, रोटी देसी घी में लगा के उसको ऐसे रख के खाएं, और आप देखें। अब पाए की तरफ आ जाते हैं, ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पाए जो हम सुबह सुबह नाश्ते में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इज़ दैट ओके टू हैव? फ़ायदा है, नुकसान है?
फ़ायदा है, लेकिन वीक में 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने। वो लोग जिनका डेली लाहौरी है, हाँ। गुजरावाला से हैं और डेली नाश्ता ही जो है वो पायों से होता है, डेली बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, चूँकि उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग वो तरी वाला सीन हाँ, और फैट तरी का ना हो तो फिर कंटेंट हाँ, वो भी नहीं, बहुत मज़ा भी नहीं ज़्यादा- आता। मज़ा भी नहीं आता। तो इस वजह से बिल्कुल जो पाए हैं उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। उसके अंदर विटामिन डी मिल्क के अंदर मौजूद है, कोलाजन मौजूद है और उसके साथ भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं। एक मगर बड़ा घर सा में बना ले प्रोटीन तो का- फिर तो हाँ, बेहतर है घर ना? में बना लें, बहुत बेहतर है। जैसे कोशिश करें पकाओ से पानी में लें, ऊपर आप जो है वो 2 चम्मच देसी घी और उसके बाद वो दम वाला सीन होता है ना, तो उससे फ्लेवर भी आ जाएगा और वो तरी वाला सीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें 2 हफ्ते में 2 दिन आप खा लें, उससे ज़्यादा ना और करें। देखिए ना, Daily बाजारी जितनी- पाए में पता नहीं कौन सा पानी डालते हो, किस नल का पानी डालते हो, किस बर्तन का पानी डालते हो, कैसा हाथ डालता हो। बेहतर ये कि अपने घर का फिल्टर वाला पानी या मिनरल वाटर पानी उसके अंदर डाल के जो आप उसके पाए बनाएं, क्योंकि देखिए बाहर के खाने वैसे भी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गंदी होती हैं। पानी चलो पक पक के साफ़ भी हो जाएगा मगर बाकी गंदगी से बचेंगे, जरासीम से बचेंगे। अच्छा, रात के टाइम निहारी खा सकते हैं? जल्दी बता रात दें। के टाइम जब आप निहारी खाएंगे हार्ट बर्न बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, बहुत लेट खाने से हम वैसे ठीक ही, है। आपने अगर इस तरह के खाने खाने हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ। कोशिश करें रात 8 से पहले अपना डिनर कुछ बंद करना है कर उस दें टाइम और पे उसमें करना है। निहारी भी ठीक है। खा सकते हैं, पाए भी खा सकते हैं। बस आई लव यू वर्दा, थैंक यू सो मच। बड़ी अच्छा आपने देसी देसी बातें की हैं मेरे साथ। देसी चीज़ें खाएं, देसी पकवान खाएं और देसी लाइफस्टाइल अपना अपना के देखिए, आपकी पूरी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, मगर अपने सेहत के मुताबिक। और लोगों की कहीं भी कोई ऐसी सोशल मीडिया पे जो एजुकेटेड नहीं है, जो डाइटिशियन नहीं है, जो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है और वो आपको कोई बात समझाने की कोशिश करता है, तो प्लीज़ उसकी बात बिल्कुल ना समझिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।